देखिए, आज के वीडियो में बात करते हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की। मान लो ये कोई वृत्ताकार कुंडली है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमने पहले निकाला था। और अक्ष किसको कहते हैं? एक ऐसी लाइन जो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से होकर के जाए और उसके तल के लंबवत हो। मान लीजिए आप ये किसी कुंडली का प्लेन कह रहे हो, ये तल है और ये केंद्र है, तो केंद्र के लंबवत जाने वाली जो लाइन होती है उसको उसका अक्ष कहते हैं। इसका मतलब अब उस अक्ष पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर उस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो वास्तव में ये जो वृत्ताकार कुंडली आपने ली है, धारावाही कुंडली है और इसकी त्रिज्या a है, केंद्र को O मान लिया, तो ये ब्लैक बोर्ड के प्लेन में नहीं है, बल्कि ये ऐसे रखी हुई है और ये इस तरह से रखी हुई है और ये इसका अक्ष हो गया, केंद्र से जाने वाली लाइन। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना है। ये जो कुंडली है ये ऐसे करके रखी हुई है, 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए इस टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टूडेंट को। तो थोड़ा सा उसे 3 डायमेंशन के हिसाब से समझने की कोशिश आपको करनी होगी। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसे है और इस तरह से P पॉइंट पे आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अब इसे निकालने के लिए भाई यहाँ पर आप B निकालना चाहते हो। धारावाही कुंडली है, धारावाही कुंडली में धारा की दिशा, अब देखिए यहाँ क्या होता है, धारा की दिशा जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं वहां से देखने पर, भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कुंडली में धारा की दिशा आपको सामने से क्लॉकवाइज लग रही है, उसी चीज को दूसरी साइड से जाकर के देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो मेन बात आती है कि मान लो आपने इसमें धारा की दिशा दिखा दी एंटी क्लॉकवाइज। अब बात यह है कि किधर से देखने पर है। आपने कुंडली को ऐसे ले रखा है, इसमें धारा को एंटी क्लॉकवाइज बता रखा है, तो अब आप वहां से देखने की बात कर रहे हो कि इधर से देखने की बात कर रहे हो? तो जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है वहां से देखने पर बात की जाती है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब हम P पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो P पॉइंट से देखने पर इसमें धारा की दिशा जो है वो कैसी है, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि किधर से देखने पर हम धारा की दिशा लेकर के चल रहे हैं। तो आपने मान लिया कि भाई इसमें धारा की दिशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा दी है, लेकिन कहां से देखने पर है? ये P पॉइंट से देखने पर आपको ऐसा लग रहा है कि P पॉइंट से ये एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास सॉल्व करने का तो एक ही तरीका है, बायो-सैवर्ट का नियम। अब बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार हमें क्या लेना पड़ेगा, एक अल्पांश लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया इस जगह पर, तो ये dl लंबाई का आपने एक अल्पांश ले लिया यहाँ पर, और विद्युत धारा दिखाओगे तो ऐसे करके तो विद्युत धारा भी यहाँ प्रवाहित हो रही है इस तरीके से। अब इसकी वजह से आप निकालोगे P पॉइंट पे, तो आपको ये वाली डिस्टेंस ऐसे करके मिलानी पड़ेगी, ये मिला दी, और इस दूरी को मान लिया आपने r, और O से लेके जिस बिंदु पर निकालना है वो दूरी आपने मान ली है x दूरी पर निकालना, जबकि वृत्त की जो त्रिज्या है, कुंडली की जो त्रिज्या है उसको मान लिया a। तो r दूरी पर निकालने के लिए अब सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकल करके आएगा, पहले उसकी वैल्यू की बात करूं तो dV म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बायो-सैवर्ट के नियम से I जो करंट है इसमें उसको हम I मान करके चल रहे हैं, I dl sin थीटा। अब यहाँ थीटा वाली बात थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस फिगर में जो थीटा रियल में जो होता है वो उतना दिखता नहीं है, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है। थीटा क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर आप एक अल्पांश लेते थे dl, तो dl का और जिस पॉइंट पे आपको निकालना होता है आप उनके बीच के कोण को थीटा कहते हो आप। अब यहाँ थोड़ा सा क्या है, सिचुएशन बदल गई है। अब यहाँ देखिए dl लिया है आपने इस जगह पे, और इस जगह पे dl जब लोगे और ऐसे करके लाइन जाएगी, ऐसे करके सेंटर की तरफ एक लाइन जा रही है, थोड़ी तिरछी लाइन है ये, स्लैंट होती हुई। तो तिरछी जब लाइन ऐसे करके जाएगी, ऐसे मान लीजिए ये मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ लिया। अब ध्यान दें, एंगल कौन सा चाहिए, ये एंगल की जरूरत नहीं होती हमें, ये एंगल तुम्हें दिख रहा है कि ये 90 डिग्री से छोटा है और झुका दोगे तो और कम हो जाएगा, लेकिन इस एंगल की हमें कभी जरूरत नहीं होती।
एंगल कौन सा होता है, डी एल ये है, डी एल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है, तो डी एल हमारा ये है। अब इसके साथ आर के का जो एंगल है यानी ये वाला एंगल, और ये एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री, ये एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री। तो बस इसी बात को यहाँ समझना होगा, क्योंकि जो फिगर है वो 3 डायमेंशनल फिगर है, उस फिगर में जो एंगल हमारा रियल में 90 डिग्री है वो 90 डिग्री जैसा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो एलिमेंट के साथ में ये जो लाइन मिल रही है, तो ये एंगल जो बन रहा है वास्तव में थीटा यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप उस एंगल को 90 डिग्री लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे हमें जो एंगल चाहिए होता है वो एंगल इस लाइन के साथ इस तरह से रोटेशन का एंगल चाहिए, न कि हमें ये नीचे वाला एंगल। जैसे आप ऐसे करके इसको कर रहे हो और कर दिया चलिए, तो अब आप सोच रहे हो कि ये एंगल तो छोटा बन रहा है, तो अब उसकी बात नहीं कर रहे, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये एंगल हमारा कितना दिख रहा है आपको, ये वाला 90 डिग्री का, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। इसका मतलब एंगल जब हमारा 90 डिग्री होगा तो आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन डिस्टेंस आर मानिए तो आर स्क्वायर, और डीवी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अब यहां थोड़ी सी समस्या हो रही है, क्योंकि अब अगर आप इस डीवी की डायरेक्शन की बात करोगे, भाई वो डायरेक्शन किधर आएगी, उस चीज की अगर आप बात करोगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उस, अगर मैं ए क्रॉस बी में जाऊं तो ए क्रॉस बी की बात करूं तो ए क्रॉस बी में जो डायरेक्शन होती है वो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। अब यहां सिचुएशन क्या आ रही है, यानी डीएल और आर दोनों वेक्टरों पे परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा। तो वास्तव में ये हमारा ऐसे करके प्लेन है, ऐसे करके प्लेन है जिस प्लेन में डीएल और आर दोनों आ रहे हैं। आप जब इसको ऐसे करके देख रहे हो, ये ऐसे ले रहे हो आप और ये ऐसे लेके आ रहे हैं हम, तो डीएल ये आ गया और आर ये आ गया। तो अब मैं अगर अपना हाथ ऐसे ले रहा हूं तो ये हाथ वो प्लेन हो गया, तो वास्तव में डीबी की जो डायरेक्शन होगी इस हाथ के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये हुआ इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी, समझ गए ना। तो इस वाली लाइन पे अब प्लेन कह रहे हैं तो इस पॉइंट पे दिखा रहे हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ दिखा दे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। उस तल के लंबवत होती है जिस तल में डीएल और आर दोनों होते हैं, उस तल के लंबवत होती है। तो ये जो हमारा झुका हुआ तल है इसमें डीएल भी हो गया हमारा इस जगह पे और आर भी हो गया, तो इस तल के लंबवत होगी किसकी, डीबी की डायरेक्शन। तो इसका मतलब वो डायरेक्शन हमारी किधर हो जाएगी, इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लगभग इस तरह का एक एंगल बनाते हुए आप उसको खींच दोगे, ये डायरेक्शन हो गई आपकी डीबी, ठीक है। अब लेकिन इस पॉइंट पर जब कभी ऐसा आ जाए कि भाई इस पॉइंट पर अब डीबी की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, ऐसे केसेस में कभी भी एक एलिमेंट से काम नहीं चलता है। ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हमें 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं और वो भी जस्ट अपोजिट। इसका मतलब हमें एक एलिमेंट और लेना पड़ेगा इस एलिमेंट के जस्ट अपोजिट, यानी यहां पर तो वो एलिमेंट उसकी लेंथ भी डी है। करंट कैसे करके आएगी, करंट ये हो जाएगी, आप यहां से जब मिलाओगे इसको इस तरह से तो ये डिस्टेंस भी आपकी आर हो जाएगी। अगर आप इसकी वजह से यहां में अब वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर आएगा तो वो ऐसे करके परपेंडिकुलर आएगा, उसका नाम दे देंगे डीवी डैश। अगर आप डीवी डैश की वैल्यू की बात करोगे तो डीवी डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एंगल यहां भी 90 डिग्री का बनेगा इसके साथ, सही है। वैल्यू दोनों की सेम हो गई। अगर आप देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसे सेकंड मान ले, तो दोनों से लग रहा है कि dv इक्वल टू dv डैश, तो परिमाण तो सेम है लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग नाम दिया, एक को dv और एक को dv डैश। अगर दोनों की दिशा सेम होती तो हम एक ही वेक्टर मान करके काम चला सकते थे, लेकिन वेक्टर का मतलब होता है परिमाण और दिशा। अगर दोनों में से कोई भी चीज अलग होगी इसका मतलब अलग वेक्टर मानना पड़ता है। तो अब आपके ये 2 वेक्टर आ गए भाई। अब आप निकालना चाहते हो यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो पहले क्या करें, इन दोनों को कंपोनेंटों में डिवाइड कर दें। तो एक लाइन तो सीधी बढ़ा देते हैं ऐसे करके और एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। अगर आप ये मान करके चल रहे हैं कि ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये वाला, तो नीचे वाला ये एंगल भी आपका कितना होगा, थीटा होगा। अब ये एंगल जब थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन
देखिए इस वाली लाइन पर ये परपेंडिकुलर और इस वाली लाइन पर ये परपेंडिकुलर, जब इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल थीटा है तो इनके परपेंडिकुलरों के बीच का एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा। अब अगर आप इस dv को कंपोनेंटों में डिवाइड करेंगे तो इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा dv cos थीटा और इसका इस लाइन पर कंपोनेंट आ जाएगा dv sin थीटा। और इसी तरीके से इस dv डैश का ये एंगल भी थीटा हो जाएगा तो इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा dv डैश cos थीटा और इसी लाइन पे हो जाएगा dv डैश sin थीटा। हमें ये भी तो निकालना अलग से, तो ये चीज थोड़ी सी समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये क्वेश्चन और क्वेश्चनों से थोड़ा हट करके हो जाता है डेरिवेशन। ये स्टूडेंट इसको थोड़ा समझने में परेशान होते हैं। जब भी कोई चीज आपको निकालनी होती है और जहां एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किसी एंगल पे आ जाए तो फिर सीधे सीधे इंटीग्रल करके सॉल्व नहीं होता है, बल्कि हमें उसी तरह के दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं जस्ट अपोजिट। अब क्या होगा, आपको क्या दिख रहा है कि भाई dv और dv डैश आपस में सेम है। अब जब dv और dv डैश सेम है तो इधर आपका dv डैश dv cos थीटा और ये dv डैश cos थीटा कैसे दिख रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि ये बराबर है, दोनों में cos थीटा ही तो लगा। इक्वल एंड अपोजिट, अब इक्वल एंड अपोजिट बराबर और विपरीत, दे आर कैंसिल टू ईच अदर, ये आपस में कैंसिल हो गए। इसका मतलब पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने P माना है, इस पॉइंट P पे अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ फिर, तो आपको दिख रहा है ये दोनों जो कंपोनेंट थे वो एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब वो आपस में ऐड हो जाएंगे, समझ गए ना? इसका मतलब अब इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे आपस में। और देखिए दोनों कोई अलग नहीं है अब, क्योंकि डायरेक्शन सेम, और एक dv sin थीटा दूसरा dv डैश sin थीटा, लेकिन dv बराबर dv डैश, इसका मतलब दोनों dv sin थीटा ही हो गए एक तरह से और आपस में ऐड हो जाएंगे। अब क्या होगा भाई, देखिए मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो, या तो ऐसा हो जितने भी हम एलिमेंट ले रहे हैं सबकी वजह से अलग अलग निकल करके आए और उनको बाद में ऐड करते हैं, और या फिर ऐसा होता है अगर वो सब एक ही डायरेक्शन में है तो एक का इंटीग्रल कर दो बस। तो ये दोनों की डायरेक्शन एक होना इस बात की ओर इंडिकेट कर रही है कि इस पे अगर हम अलग अलग एलिमेंट लेते चले जाएं, ये हमारा सर्कल कॉइल है, एक एलिमेंट यहां लिया जस्ट अपोजिट ये हो गया, एक यहां लिया जस्ट अपोजिट ये हो गया, एक यहां लिया जस्ट अपोजिट ये हो गया, और इसी तरीके से सब जो एलिमेंट आएंगे तो सबके sin थीटा वाले कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। इसका मतलब सबको निकाल करके या तो ऐड करो। भाई इंटीग्रल भी क्या है, इंटीग्रल भी समेशन है। देखिए जब कोई बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, एक तो होता था पार्टिकलों की संख्या कम हो तब तो ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर किसी बॉडी का मास का डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या करंट है लगातार है, तो वहां पर एलिमेंट जब एलिमेंटों की संख्या जब ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर हम उसको इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं। अलग अलग उसको ऐड नहीं कर पाते, इसलिए उसका इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रल जो किया जाएगा वो केवल और केवल एक कंपोनेंट का किया जाएगा। इसने तो केवल ये बताने की कोशिश की है कि सभी एलिमेंटों के ये वाले जो कंपोनेंट है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। अब ऐड तो हम कर नहीं सकते, तो क्या करें, एक एलिमेंट का क्या कर दें, इंटीग्रल। तो अब कुल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र आपका B बराबर हो जाएगा इंटीग्रल dv sin थीटा। बस ये चीज अब आपकी समझ में आ गई कि एक वाला जो कंपोनेंट है उसका केवल इंटीग्रल कर दे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर, dv की वैल्यू लगाओ और इंटीग्रल को सॉल्व करो। अब आप वैल्यू लगाओगे तो v इक्वल टू इंटीग्रल dv की वैल्यू देखो कहां है, ये देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर इनटू sin थीटा। जो चीज कांस्टेंट हो भाई उसको बाहर निकालो। तो अब आपको क्या क्या कांस्टेंट दिख रहा है, b इक्वल टू म्यू नॉट I कांस्टेंट 4 पाई r स्क्वायर भी कांस्टेंट। देखिए एलिमेंट कहीं भी ले लो r एक जैसा रहेगा, इसका मतलब म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रल sin थीटा dl, ये बचा इंटीग्रल sin थीटा और इनटू dl। एक बार sin थीटा पे भी विचार कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि sin थीटा भी कांस्टेंट की हो। अब sin थीटा कांस्टेंट का मतलब थीटा कांस्टेंट हो तो वो भी दिख रहा है भाई, थीटा हमारा ये एंगल बन रहा है। अब अगर एलिमेंट यहां ले रहे हो तब भी थीटा, यहां लिया तब भी थीटा, और भी किसी जगह लोगे एंगल सब कैसे बनेंगे, सेम बनेंगे। इसका मतलब सब एंगल थीटा होंगे तो sin थीटा भी कांस्टेंट, तो sin थीटा को भी बाहर निकालो।
और साइन थीटा की एक काम करिए, वैल्यू लगा लीजिए। अगर आप वैल्यू की बात करेंगे यहाँ से तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा को देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस a अपॉन r। अब समझ सकते हो a कांस्टेंट और r भी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को कांस्टेंट करके बाहर निकाल सकते हो आप इसको। तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और साइन थीटा की आपने मान लीजिए एक तरह से वैल्यू निकाल दी फिगर से, साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन r। और इस वैल्यू को जब पुट करेंगे तो ये भी इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी, तो ये वैल्यू a अपॉन r बाहर आ गई, इंटीग्रल dl। इंटीग्रल dl फिर से वही चीज आ गई। इंटीग्रल dl का मतलब या तो लिमिट लेते, अब परिधि के लिए लिमिट 0 से 2 पाई, लेकिन जल्दबाजी में r मत कर देना, हमेशा हमें ये देखना है 2 पाई r होती तो है, लेकिन r अगर त्रिज्या है तब, और त्रिज्या r नहीं है तो 2 पाई r नहीं होती भाई। जो त्रिज्या है हमारी, जो वृत्ताकार कुंडली या जो भी लिया हमने, उसकी त्रिज्या यहाँ हमने क्या मानी है a, तो वास्तव में फिर क्या होगा वो 2 पाई a। तो इंटीग्रल dl का मतलब यही है, जहां एलिमेंट लिया है उसका पूरा मान, और एलिमेंट लिया उस परिधि पर, और परिधि का पूरा मान हो जाएगा 2 पाई a। जल्दबाजी में 2 पाई r मत कर जाना, क्योंकि जल्दबाजी में 2 पाई r कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई। r का मतलब त्रिज्या सी है, और यहाँ r तो ये वाली डिस्टेंस मानी है हमने, और त्रिज्या को a माना है, तो इसको 2 पाई a लिखना है। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और r ये हो जाएगा r क्यूब, और ये a है ही, और इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई a। चाहो तो 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल आउट कर सकते हो, और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई, अब a और a हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 और r क्यूब, 2r क्यूब, b ये आ गया। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब भी हम कोई डेरिवेशन लेके आते हैं, डेरिवेशन हमेशा उनके टर्म में होना चाहिए जो हमें गिवन थी, और हमें गिवन केवल 2 चीज थी, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या a, और उसके केंद्र से x दूरी पे हमें उसे निकालना था। तो a और x गिवन थे, r तो हमने बाद में मान लिया अपनी तरफ से। इसका मतलब r की ऐसी वैल्यू निकालो जो a और x पे डिपेंड करती हो। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इस ट्रायंगल में निकालोगे तो यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या फिर r इक्वल टू हो जाएगा इसकी पावर 1/2। तो ये r की वैल्यू आपने निकाल दी कि भाई r की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ। इसका मतलब आप यहाँ r की जगह जब वैल्यू पुट करोगे तो r की जगह वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, b इक्वल टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका डेरिवेशन निकल करके आ गया। इस तरीके से बहुत टिपिकल नहीं है, थोड़ी सी चीजों को तुम समझने की कोशिश करोगे तो बड़ा आसान है। फिर केवल एक तो हमें 3 डायमेंशनल फिगर था, इसलिए थोड़ा उसको समझने की जरूरत थी। दूसरी जो बात है यहाँ पे जो विशेष ध्यान रखना है आपको, कि हम किस किस के टर्म में लेकर के आए, तो वो a और x के टर्म में लेकर के हमें आना है। इसलिए सारी चीजों को साइन थीटा आया तो उसको भी हमने a और r में बदल दिया, फिर r को बाद में लास्ट में बदल दिया। अब एक और बात भाई, चलो ये तो फॉर्मूला आ गया, कोई बात नहीं है, फॉर्मूले को चेक करके भी देख सकते हो कि सही आया कि गलत है। दूसरी बात यहीं पर अगर मैं ये कहूँ कि अगर इस कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यदि फेरों की संख्या n है, संख्या कैपिटल N है, तब b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल N I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। फिर आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों चीजों को ध्यान रखा करो कि फेरों की संख्या 1 है तो क्या है, और n है तो क्या है। अब बात आती है कि भाई इसको चेक और कर लिया जाए, ये सही भी आया या गलत है। चेक करने के लिए एक तरह से कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये मान लिया आपने कि ये जो हमारा P पॉइंट है ये यहाँ पे ना होकर के केंद्र पे आ जाए। P पॉइंट जो है यहाँ ना होकर के कहाँ जाए, केंद्र पे आ जाए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई x की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, इसका मतलब केंद्र का फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं। तो कंडीशन फर्स्ट में हमने ये लगा दिया कि अगर P पॉइंट हमारा केंद्र पर है, तो कंडीशन फर्स्ट में आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो कि
यानी x इज इक्वल टू 0, तभी तो p पॉइंट के आएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो उसमें, पहले वाले में कर दो। चलो b इज इक्वल टू म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2 और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x की जगह पे 0 तो a स्क्वायर की पावर 3/2। अब a स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब, और दो पावर से ये दो पावर कटेंगी, b इज इक्वल टू बचेगा म्यू नॉट i अपॉन 2a। आप अच्छी तरह से जानते हो, अभी अभी पिछले वीडियो में जब हमने बात की थी आपसे, तो पिछले वीडियो में सेंटर पर मैग्नीट्यूड निकाला था और उसकी वैल्यू यही आई थी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। r इसलिए आई थी वहां पे कि हमने उसकी त्रिज्या को r माना था, लेकिन अब त्रिज्या अगर a है तो 2ar है, इसका मतलब फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमारा सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। ये अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकल करके आए। दूसरी बात एक और होती है, कभी कभी मान लो ऐसे कहने लग जाए कि पॉइंट P बहुत दूर है, यानी ये जो पॉइंट P है हमारा, ये इसके सेंटर से बहुत ज्यादा दूरी पर है, बहुत अधिक दूरी पर है। तो जब बहुत ज्यादा दूरी पर हो जाएगा तो x के कंपैरिजन में जो त्रिज्या होगी वो निग्लिजिबल हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन अगर आप चाहें तो सेकंड कंडीशन में आप ये दिखा सकते हो कि जब पॉइंट P बहुत दूर है तो आप x स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या कर, x स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर। तो x स्क्वायर के कंपैरिजन में आप क्या कर दोगे, a स्क्वायर को छोड़ दोगे, और a स्क्वायर को जब छोड़ दिया जाएगा तो फिर फॉर्मूला आपका बचेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2। अब a स्क्वायर छूट गया, x स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा, 2 से 2 कट गई तो 2x क्यूब, ये बच जाएगा। बस बात समझ आ गई कि नहीं? और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट।